student, how are you? Hope you all are fine. Yes, this is Kiran Goswami from Saucy Public School and your SST teacher. तो बेटा हम कर रहे थे आपका सिविक्स का चैप्टर 2 फेडरलिज्म एंड पार्ट 3। होप आप सभी को याद होगा कि हमने अभी तक क्या पढ़ा है, राइट? और हम क्या पढ़ेंगे। तो एक बार मैं फिर भी आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगी कि हमने क्या पढ़ा है अभी तक और हम आज का जो टॉपिक है हमारा वो क्या रहेगा। तो बेटा जो टॉपिक्स हमने कवर किए हैं अभी तक वो है आपके व्हाट इज़ फेडरलिज्म, की फीचर्स एंड व्हाट मेक्स इंडिया अ फेडरल कंट्री। ठीक है, तो ये क्या है बेटा, ये टॉपिक्स हमने क्या है पढ़ लिए, ये टॉपिक्स हम कवर कर चुके हैं। अब मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट हमारा क्या है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस्ड। ये रहेगा हमारा आज का टॉपिक जो हम आज पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए लेट्स स्टार्ट। सो बच्चों, एक बात बहुत इम्पोर्टेंट है कि फेडरलिज्म की सक्सेस के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविज़न का होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इसमें मैंने इसमें लिखा भी है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस आर नेसेसरी फॉर द सक्सेस ऑफ फेडरलिज्म बट दीज आर नॉट सफिशेंट। लेकिन उसके बाद भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजंस हैं, उसके बाद भी ये फेडरलिज्म के लिए ये क्या है, सफिशिएंट नहीं है। साथ में हमें कुछ और चीज़ें भी चाहिए होती हैं जिसके लिए क्या कहते हैं फेडरलिज्म सक्सेस रहता है। एंड आपको सभी को पता है, जैसे मैंने आपको बताया था कि इंडिया में क्या है फेडरलिज्म सक्सेस है और उसके पीछे रीज़न क्या है। उसके पीछे हमारा रीज़न था डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का नेचर, जिसकी वजह से हमारा फेडरलिज्म क्या था, सक्सेस है। सो लेट्स सी हमारे जो क्या कहते हैं इंडियन डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स ने ऐसे क्या चैलेंजेस फेस किए जिसकी वजह से अभी तक जो फेडरलिज्म क्या है, सक्सेस है, राइट? सो इंडियन पॉलिटिक्स का सबसे बड़ा क्या है चैलेंज क्या था जो उन्होंने फेस किया, चैलेंजेस फेस्ड बाय इंडियन पॉलिटिक्स। जो लेट्स सी, जो सबसे बड़ा चैलेंज था वो ये था कि स्टेट को फॉर्म करना। बेटा 1947 से लेकर अभी तक कई सारे स्टेट्स फॉर्म हुए, आप सभी को पता है। तो ये क्या था, बहुत ही बड़ा चैलेंज था। 1947 में जो स्टेट्स फॉर्म हुए वो किस बिहाफ पे हुए, लैंग्वेज के बिहाफ पे हुए, ताकि सभी लोग मिलकर रहे। क्योंकि बेटा हमने जैसे बेल्जियम के बारे में पढ़ा था एंड श्रीलंका के बारे में पढ़ा था, तो वहाँ पे सारे लोग मिक्स रहते थे, तो उनमें क्या है बहुत प्रॉब्लम हुई, उनमें यूनिटी नहीं आ पाई। तो इसलिए क्या कहते हैं ये बहुत बड़ा चैलेंज था। और 1947 में क्या किया, जो स्टेट्स डिवाइड हुए वो लैंग्वेज के अकॉर्डिंग हुए थे। और ऐसा नहीं है कि सभी को लैंग्वेज के अकॉर्डिंग ही डिवाइड किया गया, कुछ को उसकी मीन्स कल्चर के अकॉर्डिंग और ज्योग्राफी के बेसिस पे भी क्या किया, डिवाइड किया गया। इसका एग्जांपल आपका झारखंड एंड उत्तराखंड। बट बेटा हमारे जो भी लीडर्स थे उनको ये डर था कहीं इसके अकॉर्डिंग हमारे जो क्या कहते हैं इसमें जो हम ये डिवीजन कर रहे हैं इसमें डिसइंटीग्रेट ना हो जाए। बट बेटा आप सब ने देखा अभी तक का जो हमारा एक्सपीरियंस है, जो हमने देखा है, उससे क्या है हमारी जो कंट्री में और ज़्यादा यूनिटी है और ज़्यादा सभी लोग एक साथ रहते हैं। और बेटा इससे क्या हुआ, हमारी जो कंट्री की है एडमिनिस्ट्रेशन वो भी और ज़्यादा इजी हो गई। ये था हमारा जो इंडियन पॉलिटिक्स ने जो फर्स्ट चैलेंज फेस किया वो ये था। एंड जो सेकंड था वो था लैंग्वेज पॉलिसी वाज अ मेजर चैलेंज। जो लैंग्वेज पॉलिसी थी वो क्या थी, बहुत ही मेजर चैलेंज था इंडियन डेमोक्रेटिक पॉलिसी के लिए, और ये सेकंड चैलेंज था। एंड बेटा आप सभी को पता होगा इंडिया वॉज मेड द ऑफिशियल लैंग्वेज, हिंदी को हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया गया, लेकिन और क्या है नेशनल लैंग्वेज किसी को भी नहीं बनाया गया। एंड हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है बेटा उसमें 21 अदर लैंग्वेजेस को भी क्या किया, रिकॉग्नाइज किया जाता है। इंडिया में बेटा जैसे हमने श्रीलंका के बारे में पढ़ा था, श्रीलंका की तरह नहीं हुआ एंड सबको इक्वली रिस्पेक्ट मिली। 21 लैंग्वेज क्या है इसमें रिकॉग्नाइज है। और क्या था कि जो पावर शेयरिंग थी वो भी सब में इक्वली डिवाइड हुई थी। तो बच्चों ये था जो कि इंडियन डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स ने जो चैलेंजेस फेस किए थे वो ये दो चैलेंजेस थे। ठीक है बेटा, अब पढ़ेंगे हम
मीन्स अब हम बात करेंगे सेंट्रल और स्टेट की गवर्नमेंट के रिलेशंस के बारे में, ठीक है बेटा। आप सभी को पता भी होगा 1947 के बाद एक ही पार्टी जो है वो रूलिंग में रही बहुत लंबे टाइम तक, वो थी कांग्रेस पार्टी। ये सब आप सभी को ये बात पता होगी, कांग्रेस पार्टी जो है कई बार जीतती रही थी और उसके पीछे रीज़न भी था, ठीक है। उसके पीछे रीज़न क्या था, उसके पीछे रीज़न था जो कांग्रेस पार्टी के जो जितने भी लीडर्स थे उन सब ने क्या किया था, हमारे इंडिपेंडेंट होने में हमारी कंट्री को बहुत ज़्यादा ही हेल्प करी थी। इसलिए क्या है, वो बार बार जीतते आई थी। लोगों को था कि हम इनकी वजह से क्या है, हमें इंडिपेंडेंस मिली थी, इस वजह से वो पार्टी बहुत बार अगेन एंड अगेन वो जीतती रही। जो पार्टी थी वो स्टेट में भी थी एंड वो सेंटर में भी। लेकिन बेटा सम टाइम क्या होता है, जो पावर होती है वो क्या कहती है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो स्टेट गवर्नमेंट की जो पावर को क्या कर देती है, अंडर माइंडेड कर देती है। बट बेटा ऐसा तो क्या कहते हैं हमारे फेडरलिज्म में नहीं है, राइट। तो क्या था, इससे पता चलता है कि जो 1947 के बाद जो फेडरलिज्म था वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था। देन उसके बाद क्या हुआ, 1989 में कॉलिशन गवर्नमेंट फॉर्म्ड हुई, किसकी वजह से, मल्टी पार्टी सिस्टम की वजह से। और ये हमारा रिप्रेजेंट कर, तब ये चीज़ बंद हुई और उसके बाद क्या है, इंडिया में फेडरलिज्म स्ट्रॉन्ग होने लग गया, ठीक है। तो बेटा हमारा जो आज का ये टॉपिक था वो इसी के हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस। तो बेटा आप सभी को यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, और नेक्स्ट टॉपिक हमारा ये है डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया, ओके। सो बाय, टेक केयर, सी यू इन नेक्स्ट क्लास।